नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर से आज के इस क्लास में 28 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा और आगामी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से तमाम जानकारी हमेशा की तरह यहाँ पर हम आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। तो पूरे क्लास को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। सेशन की यहां पर हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि हालिया आयोजित जो कि जून 2025 में अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, ये पेरिस डायमंड लीग 2025, इस प्रतियोगिता के संदर्भ में प्रश्न था कि इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है या फिर जीता है। देखिए, इस प्रतियोगिता को लेकर कई जानकारी हमने विस्तार पूर्वक आपको दिया था। फिलहाल यहाँ पर इसका राइट आंसर था विकल्प नंबर ए, यानी कि 88.16 मीटर का इनका पहला ही थ्रो था जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा और स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा से संबंधित पूरे भारत वर्ष में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी हाल ही के वर्षों में, वो कंप्लीट सूची तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो आपके बीच यहाँ पर हमने रखा है। एक नजर इसको देखिए और इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड होगा। पिछले क्लास में इसको लेकर हमने चर्चा किया था। चलिए, पिछला क्लास अगर आपका छूट चुका तो उसको जरूर देख लीजिएगा। पूरी निरंतरता के साथ क्लासेस को फॉलो करना अति आवश्यक है अगर आप एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं तो, क्योंकि तैयारी हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग करते हैं और ऐसे में जो प्रिपरेशन का जो स्तर है या फिर ये बोलिए कि एग्जाम का जो स्तर है, मतलब जो आपको खास करके सफलता मिलेगी वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो उसके लिए आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा और ऐसे में करंट अफेयर्स की तैयारी को हम बेहतर करने की दिशा में आपके लिए ये कोर्स लेकर आए हैं। दरअसल ये कोर्स पिछले 3 वर्षों से बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे संचालित हो रही है। यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को बिहार के सभी एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। अच्छा, ये जानकारी अभी हम आपको इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि अभी इसमें एक ऑफर आई थी कल ही, इसको लेकर जानकारी आपको हमने दिया था कि यहाँ पर एक्चुअल फी तो 365 है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो 30% का यहाँ पर आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा और ये ऑफर की आज अंतिम तिथि है। आज आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं करंट अफेयर्स के, कोई भी मटेरियल जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है आप इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। अतिरिक्त कुछ भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तकरीबन 255 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा अभी अगर लेते हैं। यहाँ पर यह बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये बिहार के सारे एग्जाम को कवर करेगा। इसमें डेली, मंथली, ईयरली सभी प्रकार के नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिलेगा जिसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से चीजों को प्रिपेयर कर पाएंगे। यहां पर वो चीजें दर्शाई गई है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर हमें बेझिझक आप जरूर कॉल कीजिएगा। हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं तो आप भी जरूर जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, अब यहां पर हम क्लासेस की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न बिहार के संदर्भ में है कि भारत के नए लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि एसएमआर मिशन के तहत देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है, यह अभी हाल ही में घोषणा हुई है और ऐसे में राइट आंसर है ये बिहार में स्थापित किया जाएगा। अब ये बिहार में कहां पर प्रस्तावित है और हालांकि इसको लेकर क्या क्या चीजें हमें फिलहाल ध्यान रखना है वो तमाम चीजें आपके बीच यहां पर हमने रखा है। देखिए, केंद्रीय बजट 25-26 में आपको ध्यान रखना 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन, ये खास करके बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा हुई थी जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था और जिसका उद्देश्य पूरे देश में यानी कि पूरे भारतवर्ष में स्वच्छ और विश्वसनीय परमाणु ऊर्जा का विस्तार करना और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। और ये मतलब ये चीजें ध्यान रखेगा किस उद्देश्य को लेकर ये घोषणा मतलब उस समय बजट में हुई थी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो इसी के तहत जो बजट में घोषणा हुई थी, इसी के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देश की मतलब केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद, केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अभी हाल ही में बिहार में मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थापित करने की घोषणा की है, जिसके बाद ये चीजें अभी फिलहाल खबरों का विषय है और बिहार करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से एक बहुत
इंपॉर्टेंट प्रश्न ये ऐसे में बन जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां पर एक बात ये भी इसमें समझना है कि इसके साथ ही बिहार भारत के उन पहले 6 राज्यों में शामिल होगा जिन्हें देश के नए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत अपना पहला परमाणु संयंत्र मिलेगा। इसमें राजस्थान है और भी कई सारे राज्य, जैसे कि हम 6 राज्यों की बात कर रहे हैं, इसमें अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ। एक तो बिहार है, एक राजस्थान है और भी कई सारे हैं, वो धीरे धीरे यहां पर क्लियर होगा। तो ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन पहला राज्य अभी कौन बना है? बिहार। ये चीजें यहां पर आपको याद रखना है। अब बिहार में भारत का पहला एसएमआर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र नवादा जिले में जो फुलवरिया डैम है, अच्छा इसको लेकर एक प्रश्न, एक नहीं बल्कि कई सारे प्रश्न हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। फुलवरिया डैम को लेकर जो नवादा जिले में है, इसी डैम के पास ये प्रस्तावित है। अब एक बात यहां पर यह ध्यान रखिए, इसी डैम में अभी हाल ही में फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो कि 10 मेगावाट का था, इसकी स्थापना की गई थी। ये तैरता हुआ सोलर प्लांट का। लेकिन ऐसे में यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां से ऑलरेडी आपके बीपीएससी एग्जाम में पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि बिहार का पहला फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां पर है? दरभंगा जिले के कादिराबाद में यह स्थापित किया गया। 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। अब यहां पर प्रश्न भी ऐसे पूछा गया था कि बहुत सारे लोग वहां पर फंसे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि यहां पर मतलब जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट, इसमें प्रश्न ऐसे था कि बिहार में कहां पर, यानी कि बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है, और सारे विकल्प में दरभंगा था और प्रॉपर वो स्थान का नाम था। जो लोग सिर्फ दरभंगा पढ़ के गए होंगे वो तो कंफ्यूज कर गए होंगे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, कोई भी संबंधित जो तथ्य आप पढ़ते हैं, जो एग्जैक्ट जो जगह है खास करके, वो जरूर ध्यान रखा कीजिए। अब के समय में एग्जाम में प्रश्न यहां से बनते हैं। तो ये कादिराबाद दरभंगा में स्थापित था और ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे आते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दवाओं और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की त्वरित जांच के लिए 26 जून 2025 को आगमकुआं पटना स्थित जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान में 30 करोड़ रुपए की लागत से बने औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? अच्छा, आप सभी जानते हैं वर्तमान में जो बिहार के खास करके स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे हैं, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। एक चीज यहां पर समझिएगा, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहां पर मूल बात यह है, दरअसल यहां पर हम दवाओं और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच को लेकर बात कर रहे हैं। बिहार में इस तरह का केंद्र बिल्कुल नहीं है, ये पहला है। और ऐसे में ये ध्यान रखिए, अब तक इस प्रकार की जांच के लिए दिल्ली, कोलकाता आदि जगहों पर बिहार को आश्रित रहना पड़ता था। लेकिन अब जो इसका उद्घाटन हो चुका है, तो ऐसे में यहाँ पर त्वरित जांच हो पाएगी। और इसका जो निर्माण है अभी कहाँ पर? आगमकुआं पटना में हुआ है और मंगल पांडे द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि बिहार के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं। इतनी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अच्छा, उससे पहले एक जानकारी और मैं आपको दे दूं। चिराग पासवान की बात करें तो कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र सरकार में। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, आपको बता दूं, ये खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीतीश कुमार बिहार के खास करके मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री हैं। बिहार के नए मंत्रिमंडल को लेकर चीजों को जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जून 2025 में नासा के एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनका नाम है डांगेटी जानवी, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए संबंधित तथ्यों को यहां पर देखते हैं। पहले तो नाम ध्यान रखिए, डांगेटी जानवी, ये इसका राइट आंसर होगा, जिन्हें आप यहां पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अब आपको बता दूं कि हाल ही में डांगेटी जानवी अमेरिका स्थित नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम यानी कि IASP को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अपने आप में ये एक VVI पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट यहाँ आपके लिए है। अच्छा, यह कार्यक्रम जो है, मतलब ये कार्यक्रम को भी पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो कार्यक्रम के बारे में भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कार्यक्रम है, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत संचालित होती है। देखिए, यह कार्यक्रम अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर में आयोजित होता है, जिसमें चयनित प्रतिभागियों को अंतरिक्ष मिशनों के लिए
उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है और इस प्रशिक्षण में रॉकेट डिजाइन और लॉन्चिंग मतलब छोटे स्तर पे होता है ये, और मिशन लीडरशिप, हवाई जहाज उड़ाना यानी कि फ्लाइट सिमुलेशन, जीरो ग्रेविटी अनुभव, अंडर वाटर मिशन सिमुलेशन और इसके अतिरिक्त इमरजेंसी और सर्वाइवल ट्रेनिंग तथा टीम वर्क आदि इसमें शामिल है, जिसको लेकर खास करके यहाँ पर मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है विशेष रूप से। और ये आपको ध्यान रखना है 14 दिनों का ये प्रशिक्षण था जो इन्होंने अभी हाल ही में पूरा किया है और ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है, ये ध्यान आपको रखना है। साथ ही एक पॉइंट यहां से ये भी आपको याद रखना है कि नासा जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है इसके द्वारा उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए वर्ष 2029 में प्रस्तावित टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन मिशन के लिए उन्हें प्राथमिक अंतरिक्ष यात्री की सूची में भी नामित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए इन्हें नॉमिनेशन मिला है। और एक बात और साथ ही साथ यहाँ पर कि डांगेटी जानवी जो है ये आंध्र प्रदेश के पलकोल्लू की निवासी है, मतलब एक जगह है पलकोल्लू जो आंध्र प्रदेश में आता है, यहाँ की ये मूल रूप से रहने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पर इतनी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला बनी है, तो ये तमाम बातों को विस्तार पूर्वक जरूर ध्यान रखिएगा। और ये वाला भी जो खास करके ये अंतरिक्ष यात्री की सूची में नॉमिनेट हुई है, जो एस्ट्रोनॉट की सूची में जो 2029 में प्रस्तावित मिशन है उसके लिए। अगला नाटो से संबंधित ये प्रश्न है कि नाटो का 76वां शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश में आयोजित किया गया है, जहां सदस्य देशों ने रक्षा बजट और साइबर सुरक्षा आदि पर चर्चा की है। देखिए नाटो जैसे संगठन और भी इस तरह के कई संगठन है पूरी दुनिया में, और ऐसे संगठन से एग्जाम में प्रबल संभावना बनती है कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है और पूछे भी गए हैं। प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र को आप देखेंगे तो अंदाजा लगेगा। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें, एक बार मैं प्रश्न को फिर से रिपीट करता हूँ, ये कहाँ पर आयोजित हुआ, किस देश में, जहाँ सदस्य देशों ने रक्षा बजट और साइबर सुरक्षा आदि पर चर्चा की। ये अभी हाल ही में नीदरलैंड में आयोजित हुआ है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। और ये नीदरलैंड के इतिहास में मतलब ये पहली बार है जब ये नीदरलैंड ने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। ये 76वां शिखर सम्मेलन है। आइए इसको लेकर चीजों को हम देखते हैं, पूरी विस्तृत जानकारी आपके बीच हमने रखा है। देखिए 76वां नाटो शिखर सम्मेलन 24 से लेकर 25 जून 2025 को ये नीदरलैंड के द हैग शहर में जो वर्ल्ड फोरम सेंटर है यहाँ पर आयोजित किया गया। अच्छा एक बात आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पिछले क्लास में कुछ लोग बोल रहे थे कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे, क्या ये देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है? क्योंकि ये जो है पर्याप्त जगह है मेरे लिए, मतलब यहाँ पर जितनी भी चीजें हमने रखा है, अगर मैं इसका फॉन्ट साइज अगर बड़ा करूँ तो ये कंटेंट जो आपको इतना सारा दिख रहा है वो फिर कम हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग बताइएगा क्या सच में दिक्कत होती है इसे देखने में, पढ़ने में? क्योंकि कम से कम 360 पिक्सल पे आप लोग देखिएगा, क्वालिटी आपको बेहतर मिलेगा और चीजें भी समझ में आएगी क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ पर द हैग शहर जो खास करके नीदरलैंड में है, तो यहीं पर वर्ल्ड फोरम सेंटर में ये 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। और ये पहला मौका था जब नीदरलैंड ने यह महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी किया है। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। अगला पॉइंट में यहाँ पर हम बात करेंगे इस सम्मेलन का उद्देश्य को लेकर। देखिए सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और साथ ही साथ यूक्रेन संकट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सैन्य उपयोग और साथ ही साथ साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति तय करना, ये इसका मूल उद्देश्य था इस शिखर सम्मेलन की एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं। साथ ही 2025 का यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसमें रक्षा बजट बढ़ाने और नवीन सुरक्षा तकनीकों को अपनाने पर सहमति बनी है। मतलब ये जो नाटो के सदस्य देश हैं वो, अच्छा नाटो को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था। एक्चुअली पहले यहाँ पर हम इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, मतलब इसका जो पूरा नाम है ये क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना जो हुई थी ये 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स से बेल्जियम में है। बेल्जियम में एक जगह है ब्रुसेल्स, यहीं पर इसका मुख्यालय। अब इसका उद्देश्य को समझिएगा, उसके बाद ये चीजें बहुत आसान लगने लगेगी। देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है, ये सदस्य देश जो भी नाटो में है, ये सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यानी किसी एक देश पर हमला ये सभी पर हमला माना जाएगा। और यहां पर आपको ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि नाटो का जो उद्देश्य है, जिसमें अगर हम बात करें नाटो में जितने भी सदस्य देश होंगे, हालांकि ये संख्या बढ़ती घटती रहती है, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा किसी भी देश जो सदस्य देश पर अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है
तो नाटो का सभी देश ये अपने आप पर मतलब आक्रमण समझेगा और ऐसी स्थिति में एक प्रकार से संयुक्त भूमिका निभाएगी ये सभी देश और ये एक प्रकार का खास करके कह सकते हैं सैन्य गठबंधन है। और अभी हाल ही में 2023 में फिनलैंड और फिर 2024 में स्वीडन इसमें शामिल हुआ है, जिससे कुल सदस्यों की संख्या 32 होगी। यानी कि 32 में से किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है कोई बाहरी देश द्वारा, तो रिमेनिंग 31 देश ये समझेंगे कि वो हमला उनके ऊपर हुआ है, तो वो लोग एक अवरोधक की भूमिका निभाएंगे, एक साथ मतलब उसका जवाब देंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी नाटो से संबंधित हमने कुछ समय पहले एक जानकारी आपको दिया था, एक चौंकाने वाला एक बयान था जो हमने आपके बीच रखा था। देखिए जून 2025 में अभी हाल ही में जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक सुरक्षा नीति दस्तावेज में रशिया को नाटो के लिए अस्तित्वगत खतरा करार दिया था। किसने? तो जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने। किसे? तो रशिया को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाटो के लिए, खास करके आपको ध्यान रखना है, अस्तित्वगत खतरा करार दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे यहाँ पर जो कि नाटो की बात हो रही है तो वही सारी चीजें यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है कि 1949 में जब स्थापना हुई थी तो केवल 12 इसके संस्थापक देश थे। अमेरिका के वॉशिंगटन में यह स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल से बेल्जियम में है। वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल है ये नीदरलैंड के मार्क रूट है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उद्देश्य को लेकर जो भी हम चर्चा कर रहे थे, देखिए वही चीज हमने लिखा है कि यूरोपीय देशों को एक सूत्र में संगठित करना और आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। चलिए आते हैं अगले 5वें नंबर प्रश्न पे। अंबुबाची मेला जो कि जून 2025 में खबरों में रहा है, बताएं कि निम्न में से किस शक्ति पीठ से ये संबंधित है। देखिए यहां पर इसका राइट आंसर होगा असम जो कामाख्या मंदिर है, इससे ये संबंधित है। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किसी भी खास करके त्योहार और उत्सव को लेकर एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं, ऐसे आपने प्रश्न पत्र में जरूर देखा होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है कि विभिन्न एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिलता है, उसको लेकर चर्चा अभी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए अंबुबाची मेला की जो हम बात कर रहे हैं, ये भारत के असम राज्य के गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर में ये आयोजित होता है और ये एक प्रसिद्ध तांत्रिक धार्मिक पर्व है और यह हर साल जून महीने में कामाख्या देवी के मासिक धर्म को पवित्र मानते हुए ये मनाया जाता है इस उद्देश्य को लेकर। और 2025 में यह जो मेला है ये 22 जून से 26 जून तक आयोजित हुआ है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, क्या रीजन है और क्यों मनाया जाता है ये यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा, इसे जो है मतलब ये खास करके अंबुबाची मेला की जो हम बात कर रहे हैं, ये पूर्व का कुंभ भी इसे कहा जाता है क्योंकि लाखों श्रद्धालु यहाँ पर देश विदेश से पहुंचते हैं और ये भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिखा भी है कि भारत में 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। अच्छा, शक्तिपीठ क्या है आप लोग आई थिंक जानते होंगे। इस तस्वीर को एक बार गौर से देखिएगा। ये अगर आप लोग जानते होंगे तो यहाँ पर इस तस्वीर को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि शक्तिपीठ जो है इसी से रिलेटेड है। अगर आप जानने के इच्छुक हैं कि शक्तिपीठ क्या है, आप गूगल पे सर्च करके इसको जरूर देख लीजिएगा, उतना डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर असम के बारे में कुछ चीजें हम लोग जानेंगे कि असम में अंबुबाची मेला के अतिरिक्त जो अन्य जो आयोजित होते हैं त्योहार व उत्सव, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके बीच हमने रखा है। यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि बिहू की बात करें, अच्छा बिहू में कई प्रकार की कैटेगरी है, रंगाली बिहू, भोगाली बिहू, कांटी बिहू, ये सभी असम में आयोजित होते हैं। इसके अतिरिक्त अंबुबाची मेला जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसके बाद बोसागु महोत्सव जो कि बोडो जनजाति द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है, करबी उत्सव, बिहू नाव प्रतियोगिता और भी कई है यहाँ पर जो आयोजित होते हैं असम में। मूल रूप से एक प्रकार यहाँ पर मतलब जो हमने लिखा है इसको याद रखिएगा। हालांकि पूरे भारत में जो आयोजित होते हैं, खास करके ये देख सकते हैं इसी मेले का, अंबुबाची मेले का एक तस्वीर है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं प्रत्येक वर्ष। देखिए भारत वर्ष में जो उत्सव त्योहार मनाए जाते हैं, मैंने अभी चर्चा किया था कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये सभी वैसे प्रश्नों का संग्रह है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक्चुअली ये सभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। एक नजर इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है चापचार कूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। दूसरा है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में ये मनाया जाता है। और उसके बाद आगे हम यहाँ पर देखें कि लोसोंग त्योहार जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम से संबंधित है। ये यूकेपीएससी 2020 में पूछा गया है। आदि महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। ये एनडीए 2018 एग्जाम में पूछा गया है।
पुष्कर मेला किस राज्य से संबंधित है या फिर कहां पर आयोजित होता है? ये राजस्थान से संबंधित है, यहां पर आयोजित होता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। और उसके बाद खोंगजोम परवा किस राज्य का पारंपरिक लोक गीत है? मणिपुर का। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया है। थांगटा जो ये नृत्य है, एक पारंपरिक नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है? इसको लेकर हम कई बार चर्चा आपके बीच कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ये मणिपुर से संबंधित है। अच्छा, आपको मालूम है अभी बिहार में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुआ था, इसको लेकर हमने चर्चा किया था। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद बिहू किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो असम का। ये बीपीएससी 2023 में। बोसागु उत्सव किस राज्य या फिर किस जनजातीय समुदाय का पर्व है? तो बोडो, ये असम से संबंधित है। ये असम पीएससी 2022 में पूछा गया। सूरजकुंड मेला जो हस्तशिल्प और लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में आयोजित होता है? हरियाणा में। ये एसएससी सीजीएल 2017 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इतनी जानकारी, हालांकि इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं है, और भी यहां से है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल जो मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा वो आपके बीच हमने रखा है। और विशेष बात मूलतः ये है कि खास करके त्योहार और उत्सव से प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बीपीएससी को लेकर जो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है, अगला प्रैक्टिस सेट जो है, ये 13वां प्रैक्टिस सेट, ये 29 जून 2025 को यानी कि कल आपको मिलेगा निर्धारित 9 बजे शाम में। प्रत्येक खास करके सप्ताह में 2 टेस्ट आयोजित होता है। जो लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हुए हैं इस वाले कोर्स को एप्लीकेशन पे, आप लोग निर्धारित समय पर टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और यहाँ पर अपनी तैयारी का बेहतरीन तरीके से आकलन कीजिए। आप लोग मिस मत कीजिए, अगर छूट भी जाता है तो समय निकालिए और टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। कम से कम प्रत्येक दिन यहाँ पर आपको टेस्ट देना है। जो छूट भी चुका है तो उसे जरूर दीजिए। कोई भी जानकारी इसको लेकर चाहिए, हेल्पलाइन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, ये कूपन कोड के साथ इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, इस कोर्स में सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं बल्कि एग्जाम की संपूर्ण तैयारी के लिए आपको यहाँ पर अतिरिक्त मटेरियल भी मिलेंगे। करंट अफेयर्स का कोर्स का मतलब जो अलग से एक पैकेज प्लान है वो भी इसी में इंक्लूडेड हो जाएगा। करंट अफेयर्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसमें तमाम चीजें मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर आप लोग जरूर इसको परचेज कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर ये आपको बहुत हेल्प करेगी, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, इसरो, स्पेस एक्स और डैश ने मिलकर अभी हाल ही यानी कि किसने मिलकर अभी हाल ही में 25 जून 2025 को निजी अंतरिक्ष मिशन एक्सॉम मिशन 4 या फिर AX4 लॉन्च किया है। सबसे पहले एक चीज यहां पर समझिएगा, इस मिशन को लेकर खास करके पहले जो मतलब ये इसका डेट था वो 10 जून था। हालांकि उससे पहले भी 3 दफा डेट इसका चेंज हुआ था, मतलब ये एक्सटेंड हुआ था। अब यहां पर समझिएगा, इस मिशन में मूलतः अगर हम देखें तो नासा संबंधित है। नासा और स्पेस एक्स जो एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस कंपनी है, ये इसरो भी इसमें आंशिक रूप से मतलब शामिल है। कुछ भूमिका इसरो की भी रही है जो अपना भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है, लेकिन मूल है मतलब जो इसमें मेनली है ये स्पेस एक्स और नासा। हालांकि इसरो भी है, इसलिए यहां पर हमने ये भी लिख दिया है। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ये यहां पर जो भी मतलब चीजें चर्चा में है, आइए अब यहां पर इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेस एक्स द्वारा साथ मिलकर हाल ही में 25 जून 2025 को एक ऐतिहासिक निजी अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया। आप लोग चाहें तो यहां पर इसरो भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको पुनः बता दूं कि इसरो की जो भूमिका है इसमें आंशिक तौर पर है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। अब एक चीज एक समझिएगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन नहीं है, बल्कि आप बोल सकते हैं कि इसरो जो है इसमें आंशिक भूमिका में है। दरअसल नासा के द्वारा ये लॉन्च हुआ है, मतलब इसमें मुख्य भूमिका नासा की है और स्पेस एक्स की जो भूमिका दरअसल इससे जो लॉन्च किया गया है यहां पर वो हमने लिखा है 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन एन जो रॉकेट है उसके माध्यम से लॉन्च किया गया था। तो ये चीजें यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इस मिशन का नाम क्या है? तो एक्सॉम मिशन 4 या फिर AX4, जो कि एक्सॉम स्पेस कंपनी जो कि एक निजी कंपनी है इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो मेनली इसमें जो है ये एक्सॉम स्पेस, नासा और स्पेस एक्स बोल सकते हैं और इसरो आंशिक रूप में। चलिए आगे यहां पर हम बात करें इस मिशन में। अब देखिए यहां पर शुभांशु शुक्ला को लेकर कुछ बातें यहां पर हम चर्चा करेंगे। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, ये नाम ध्यान रखिएगा।
शामिल थे जो कि इस मिशन में पायलट की भूमिका निभाई, और इस तरह से शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने। हालांकि पहले राकेश शर्मा है जो 1984 में अंतरिक्ष गए थे, और ऐसे में दूसरे भारतीय बने हैं जो लगभग 41 साल बाद अंतरिक्ष में गए हैं स्पेस स्टेशन पर, ये ध्यान रखिए। और मिशन का जो लक्ष्य है, जो इस मिशन की हम बात कर रहे हैं AX4 की, ये आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में 14 दिन रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करना, ये मिशन का एक प्रकार से मतलब इसमें संचालित होगा, ये लक्ष्य है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो मिशन है इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री को भेजा गया है, 4। अब ये कौन कौन, एक तो है शुभांशु शुक्ला जो भारत के हैं, तो अपना उत्तर प्रदेश के, ये लखनऊ के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर इसके मतलब इनके अतिरिक्त देखें अगर हम, तो अमेरिका के पेगी विटसन, और फिर उसके बाद ये शुभांशु शुक्ला तो है ही, इसके बाद पोलैंड के स्लावोस उजांस्की, और उसके बाद आपको ध्यान रखना हंगरी के तिबोर कापो। ये 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें शामिल है, एक भारत से, एक अमेरिका से, एक पोलैंड से और एक हंगरी से। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना। इस मिशन को लेकर मैं एक बार पुनः आप सभी को बता दूं, कई सारे डेट इसमें चेंज हुए हैं, और हालांकि अभी इस मिशन को लेकर इतनी ही जानकारी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ से निकल कर आती है तो वो चीजें अवश्य हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल इतनी बातें ध्यान आपको रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, यहाँ पर दरअसल विकल्प में नासा के बारे में जो कहा गया, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ये आप जानते हैं। CNSA जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चाइनीज अंतरिक्ष एजेंसी है। ESA की बात करें तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि JAXA की बात करें तो ये जापानी अंतरिक्ष एजेंसी है। अपना इसरो की बात करें तो ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। बात करें स्पेस एक्स की तो एलन मस्क के स्वामित्व वाली अंतरिक्ष कंपनी है, जो अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी बोल सकते हैं, निजी क्षेत्र का। और वहीं पर अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है, यह है सुपार्को, आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला यहाँ पर 7वां प्रश्न आपके बीच है कि हालिया प्रकाशित हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अब यहाँ पर ये जो पुस्तक का नाम है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये पुस्तक अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, और कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, मतलब कुछ कथन दिए गए हैं। हमसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए इसके लेखक प्रेम प्रकाश हैं, ये एक कथन है, और ये भारत के अपेक्षित इतिहास से ऐतिहासिक पहलुओं पर केंद्रित है। और फिर अगला है, यह भारत पाक संबंधों पर केंद्रित है। जब यहाँ पर सभी विकल्पों को, सभी कथनों को आप पढ़ते हैं तो राइट जो आंसर होगा ये A और B हो जाएगा। A और B इसका करेक्ट है, जो C है ये गलत है। और यहाँ पर आइए विकल्प में देखते हैं क्या है कि सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर असत्य भी हो सकता है कि असत्य या गलत विकल्प को चुनिए। हमें यहाँ पर कौन सा सही लगा, A और B सही लगा, और सही ही पूछा है तो यहाँ पर A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। केवल A और 1 और 2 यहाँ पर सही है। अगर असत्य कहता यानी कि गलत कहता तो यहाँ पर गलत है विकल्प नंबर C। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए, C या फिर बोल सकते हैं, ये आप इसे इंगित कर लीजिए 1, 2, 3 के रूप में। एक्चुअली यहाँ पर विकल्प में उसी प्रकार से पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर A। आइए यहाँ पर इसको लेकर संबंधित तथ्यों को देखते हैं। दरअसल पहले तो आप इस बुक का जो कवर पेज है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। दरअसल ये पुस्तक जो अभी हाल ही में लिखा गया, इसके लेखक जो है ये प्रेम प्रकाश हैं, और आपको ध्यान रखना जो कि ANI यानी कि एशियन न्यूज इंटरनेशनल के संस्थापक और देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक है। इनके द्वारा अभी हाल ही में ये पुस्तक लिखी गई है। अब इस पुस्तक की विषय वस्तु को लेकर चर्चा करें, क्या इसमें मतलब लिखा गया, किस पर ये आधारित है, यहाँ पर वो चीजें दर्शाया गया है। यह पुस्तक भारत के इतिहास में उन घटनाओं, नेताओं और नीतियों पर रोशनी डालती है जिन्हें या तो नजरअंदाज किया गया या फिर जानबूझकर मुख्य धारा से हटाकर रखा गया। यानी कि अगर हम बात करें तो इस पुस्तक का जो उद्देश्य है इतिहास के छिपे हुए पहलुओं को उजागर करना है, और इसमें राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से कई अज्ञात घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है। यानी कि भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वैसी घटनाएं, वैसे नेता, वैसे नीति जिन्हें की मतलब दबाया गया, उसे उजागर होने नहीं दिया गया, उन सारे चीजों का वर्णन करने का प्रयास इसमें किया गया है। एक प्रकार से उसी का ये दस्तावेज है ये पुस्तक।
ये आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1950 से लेकर 1990 के दशक की ऐसी घटनाएं इसमें शामिल है जो भारत की नीतिगत दिशा को प्रभावित करती थी, लेकिन जिन्हें की इतिहास की किताबों में जगह नहीं दिया गया है। तो वैसे ही तथ्यों का संकलन इसमें किया गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, यह पुस्तक जो है विदास्ता पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित किया गया है। एक बात यहां पर समझिएगा, ये तो रही बात यहां पर हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड ये पुस्तक को लेकर। हालांकि इसके अतिरिक्त एक और पुस्तक की जानकारी यहां पर है कि हालिया लिखित भारत में लोकतंत्र का विघटन 1947 से 2025 तक, ये पुस्तक की अगर हम बात करें तो जून 2025 में भी हाल ही में प्रकाशित हुई। इसके लेखक हैं अजीत शंकर झा, इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिए। ये भारत के लोकतंत्र का विघटन इस पुस्तक का नाम है। और यहां पर हमने चर्चा किया हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। तो प्रमुख पुस्तक की सूची व लेखक को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हालांकि हमारे द्वारा भी बहुत सारे ई बुक बोल सकते हैं आपको दिया जाता है एप्लीकेशन पे। ये 2024 का बिहार स्पेशल का वार्षिकांक है। करेंट अफेयर्स का जो कोर्स ऑलरेडी एप्लीकेशन पे संचालित हो रहा है या फिर बीपीएससी वाला, वहां पर ईयरली करंट अफेयर्स में ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इसे डाउनलोड अभी तक नहीं कर पाए हैं तो इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, इसका एक अलग वर्जन अभी आने वाला, जैसे ही जून जो महीना है ये समाप्त होगा, 2025 वाला जो अर्धवार्षिकी लगभग तैयार हो चुका है, बस जून एंड होने का देरी है, क्योंकि कुछ चीजें उसमें और भी ऐड होगी, वो भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे। और चीजें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से वर्णन हम यहाँ पर करते हैं, ये तमाम जो इमेज है, जो यहाँ पर मतलब तथ्य लिखे हुए हैं, ये सभी आपको ई बुक में मिलता है, जिसे आप प्रिंट करके तैयारी को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। और ये हमारा आपसे दावा है कि इस तरह का करंट अफेयर्स का बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संकलन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये चीजें विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर आते हैं अगले 8वें नंबर प्रश्न पे कि हाल ही में जारी एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार एशिया में वर्ष 2024 में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अत्यधिक घातक रहे हैं। यह रिपोर्ट किस वैश्विक संगठन द्वारा अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है? देखिए, यहां पर ध्यान रखना है कि एशिया में जलवायु की स्थिति, ये रिपोर्ट का नाम है। और इस नाम से जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, ये किस वैश्विक संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो दरअसल 2024 में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर मतलब विशेष रूप से ये प्रकाश डालता है। ऐसे में इस रिपोर्ट की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अभी हाल ही में ये जारी किया गया है। अतः विकल्प नंबर सी जहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी आपके बीच यहां पर रखा गया है। यह रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जून 2025 में प्रकाशित की गई है। और इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 में दरअसल एशिया क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण या फिर इसके प्रभावों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। अब इस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बातें एशिया को लेकर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कही गई है, उनमें से इंपॉर्टेंट तथ्यों को आपके बीच हमने रखा है। देखिए, यहां पर आपको बता दूं कि रिपोर्ट के अनुसार एशिया का औसत तापमान 2024 में 1.04 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही साथ एशिया वैश्विक तापमान वृद्धि की तुलना में सबसे तेजी से गर्म हो रहा है। अन्य मतलब क्षेत्रों की तुलना में एशिया तेजी से गर्म हो रहा है। वैश्विक तापमान के दृष्टिकोण से यहाँ पर देखें तो ये मतलब अधिक हमें देखने को मिला है। अच्छा, अगला पॉइंट है हिंदुकुश और हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की दर में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है, जो कि आपदा का कारण बन सकती है आने वाले वर्षों में। दरअसल 2024 में मौसम से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, चक्रवात, सुखाड़ की संख्या और इसमें तीव्रता दोनों देखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी संख्या तो बड़ी ही बड़ी है, साथ ही साथ ये तीव्रता के साथ बड़ी है। ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस रिपोर्ट के संदर्भ में, ध्यान रखना आपको। अच्छा, भारत में अत्यधिक हीट वेव के कारण 450 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक रूप से हुई। हालांकि ये संख्या और भी अधिक हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट में इतना कहा गया। तापमान कई क्षेत्रों में 45 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन देखिए, मान लीजिए 50 डिग्री तापमान कहीं पर है तो ये फील आपको 50 डिग्री जैसा नहीं होगा, ये 55-60 जैसा फील भी हो सकता है। ये चीज ध्यान रखें, मतलब ये कहा गया है। और ये सभी बातें यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि ये पूछा नहीं जा सकता है। आपसे मान लीजिए यही पॉइंट दे दिया गया एग्जाम में और पूछा जाएगा कि ये किस रिपोर्ट में इसको लेकर चर्चा किया गया था, तो ऐसे में आपको आंसर बताना होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अच्छा, यहाँ पर अगला है समुद्री हीट वेव ने लगभग 15 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिसमें विशेष रूप से
उत्तरी हिंद महासागर तथा जापान और चाइना के निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र इसमें शामिल है। अच्छा, एक जानकारी और, एशिया में वर्ष 2024 में कुल 29 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए और जिनमें सबसे घातक चक्रवात यागी को माना गया। यागी चक्रवात को लेकर हम चर्चा ऑलरेडी इस सीरीज में कर चुके हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप चक्रवातों में रेमल, फेंगल, दाना, असना ये मतलब आया था, इससे प्रभावित हुआ था। अच्छा, दाना को लेकर भी चर्चा हमने किया था। जितने भी चक्रवात आते हैं खास करके बंगाल की खाड़ी में उठते वो चीजें हम चर्चा करते हैं इस सीरीज में, आपको हम बतलाते हैं। बस यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा कि जब आप चीजों को बेहतर तरीके से मतलब डेली बेसिस पर क्लासेस को फॉलो करेंगे तो ये चीजें मतलब एक दूसरे से जब कनेक्ट रहती है तो याद आएगी, ये आपको मतलब लंबे समय तक याद रखने में आप सक्षम हो पाएंगे। जैसे यागी ही तूफान की बात करें तो ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है, आपने जरूर इसे पढ़ा है और रिवीजन भी जरूर दिया है। अगर ऐसा है तो ये चीजें यहां पर आपको याद आ गया होगा कि अच्छा यागी को लेकर हमने पढ़ा था पहले। अब एक बार पुनः से देख लेते हैं कि यागी तूफान का या फिर चक्रवात का जो नामांकन था किस देश द्वारा किया गया था और ये कहां पर आया था, कब आया था, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यहाँ पर चर्चा हुई है तो किसी भी पॉइंट को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। बस करंट अफेयर्स में यही तो खासियत है। अगर आप मुझे समझते हैं कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है, आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जिस प्रकार से चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, बस भरोसा रखिएगा कि जिस प्रकार से हम आपको लेकर आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से आपकी तैयारी को लेकर प्रतिबद्ध हैं, ऐसे में ये आपको भरोसा करना पड़ेगा कि सर जो भी देंगे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस इतना ही पढ़िए, अलग से कहीं कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। इतना आपको यहाँ पर मतलब मिल रहा है, इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल शुरू की है? अच्छा, इसका राइट आंसर अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अच्छा, एक जानकारी और मैं एक्चुअली शुरू में ही देना चाह रहा था, मैं एक्चुअली ध्यान से उतर गया। जो मैंने एप्लीकेशन को रेट करने के लिए आप लोगों को कहा था कि अगर आपको यहाँ से हेल्प होती है तो एक गुरु दक्षिणा के रूप में एप्लीकेशन को रेट कीजिएगा। दरअसल एप्लीकेशन पे लगभग 54,000 से अधिक हमारे मतलब छात्र उसको ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एप्लीकेशन पे 10 के ही शो हो रहा है, वहाँ पे 50 के शो होना चाहिए, यानी कि 50,000 का वहाँ पर आंकड़ा दिखना चाहिए था, लेकिन वो फिलहाल पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि थोड़ा समय निकाल के 10 सेकंड लगेगा, एप्लीकेशन ओपन कीजिए प्ले स्टोर पे, वहाँ पर 5 स्टार रेट दीजिए और हमारे बारे में आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमारी जो विशेषता है या फिर जो भी चीज़ आपको मन में जो भी मतलब आ रही है हमारे प्रति, वो आप वहाँ पर जेन्युइन फीडबैक दीजिए। कोई सुधार करने की जरूरत है तो वो भी जरूर लिखिएगा, ठीक है? तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, उससे क्या होगा कि रेटिंग थोड़ी ऊपर आएगी तो हो सकता है वो जल्दी हमें देखने को मिले। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, और हमने ये भी बोला था कि इस तरह का कभी भी हमने डिमांड या फिर रिक्वेस्ट आप लोगों से नहीं किया है, पहली बार है जब मैं आपको बोल रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सा समय निकालिए और जरूर रेट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया है? ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि असम सरकार ने अभी दिया है। अच्छा, इसको समझिएगा, यहां पर आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में 22 जून 2025 को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का दर्जा दिया गया। अच्छा, यहां पर समझना है कि यह कदम जो है शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में ये राज्य की महत्वपूर्ण पहल है। दरअसल अब यहां पर इनको जो फायदा होने वाला ट्रांसजेंडर समुदाय को, देखिए यहां पर सबसे पहला पॉइंट यह है कि केवल असम के मूल जो निवासी ट्रांसजेंडर है उन्हें ही ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिससे अब उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं में पात्रता मिल सकेगी, उनके लिए वो एलिजिबल हो पाएंगे। तो यह बहुत बड़ी खास करके घोषणा है असम सरकार की, ये ध्यान रखिए। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट है। हाल ही में असम से संबंधित कुछ और भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, एक बार हम इसे रिकॉल करते हैं। देखिए, असम के गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों में अभी हाल ही में एआई आधारित शिक्षा ट्रैकिंग प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगला है कि असम राज्य फिल्म संशोधन विधेयक 2025 को विधानसभा में पारित किया गया, जिसके तहत अश्लील सामग्री पर कार्रवाई के प्रावधान जोड़े गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार में भी इस तरह का होना चाहिए। मेरे ख्याल से बिहार में इस तरह का कुछ भी संचालित फिलहाल नहीं हो रहा है, तो असम में अभी हाल ही में संशोधन आया था। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क 2025 में एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ये मतलब बनकर उभरा। अभी हाल ही में इसे सम्मानित किया गया। कौन सा? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। ये असम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो अभी हाल ही के हैं वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी है जिसकी चर्चा हम इस सीरीज में करते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में
कुल कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया है। देखिए यहाँ पर इस प्रतियोगिता में चाइना के बाद अपना भारत दूसरे स्थान पर रहा। अच्छा, भारत ने 27 पदक यहाँ पर जीता है, तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 से लेकर 22 जून 2025 तक नखोन रचासीमा थाईलैंड में एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया था। कहां पर? तो थाईलैंड में। ये यहाँ पर प्रश्न है, और आपको ध्यान रखना है 27 पदकों के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें कि 4 स्वर्ण पदक, 10 रजत और 13 कांस्य पदक, यानी कुल 27 पदक अपने नाम किया, और पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर चीन था। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। टॉप 3 में शामिल रहा भारत, दूसरे स्थान पर है चाइना के बाद, और यह इस प्रतियोगिता का 5वां संस्करण था, जो अभी हाल ही में 17 से 22 जून को थाईलैंड में आयोजित हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए चर्चा हमने किया था कि 4 स्वर्ण पदक भारत ने अपने नाम किया है। इन 4 स्वर्ण पदक को लेकर यहाँ पर लिखा गया है नीतीश कुमार, मनीषा रामदास, नीतीश कुमार और तुल सिमती मुरुगेसन और नीतीश कुमार और सुकांत कदम। मतलब यहाँ पर 2 तो एकल में लिखा गया और 2 यहाँ पर मिश्रित युगल। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 4 स्वर्ण पदक भारत को मिला है, मतलब इस प्रतियोगिता में कुल मिला के 27 पदक। अगला 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो यहाँ पर कथन दिया गया, एक्चुअली 5 कथन हमने आपके बीच रखा, और ये बहुत मेहनत से प्रश्न तैयार हुआ है। देखिएगा, अभी इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया था, पहला कथन है। दूसरा कथन है, यह आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया गया था। दरअसल ये आपातकाल जो 1975 में लगा था, उसी के संदर्भ में यह प्रश्न है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, यह आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया गया था, यह भी सत्य है। तीसरा कथन है कि इस आपातकाल की अवधि 21 महीने रही, और यह 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ था, तो ये भी सत्य है। अगला है कि इस दौरान भारत की प्रधानमंत्री यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, तो ये भी यहां पर सत्य है। अगला है, वर्ष 2025 में इस आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो ये भी सत्य है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर 5 विकल्प सत्य है। और यहाँ पर क्या पूछा गया कि सही उत्तर चुनिए, लिखा गया ना सही उत्तर चुनिए, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सभी कथन जो यहाँ पर दिए गए हैं इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, ये प्रश्न इसलिए हमने शामिल किया है क्योंकि अभी हाल ही में 2025 में इस आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, तो फिलहाल इतनी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था आज आपने यहाँ पर देखा। आज के इससे क्लास का ये प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को बताना है, राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, करंट अफेयर्स कोर्स में जो ये वाली कोर्स है, इसमें जो ऑफर आई है आज ये समाप्त हो रही है, वीडियो क्लास समाप्त हो रही है। यहाँ पर मैं पुनः दोहरा दूं, इस ऑफर का आप लोग जरूर लाभ ले लीजिएगा। ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, 30% का आपको यहाँ पर फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। महज 255 रुपये में तमाम मटेरियल को प्राप्त कर पाएंगे अगले 1 साल के लिए। और पिछला 2023 का या फिर 2024 का ही बोले, मतलब 2024 का भी 2025 का भी जून तक का, मतलब आज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आज से ही आपका प्लान स्टार्ट होगा। पिछला सारा आपको निःशुल्क मिल जाएगा, उसके लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। यानी कि 255 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये वाले कोर्स में टेस्ट सीरीज मिल रहा है। 13 नंबर जो टेस्ट है ये 29 जून को मिलेगा निर्धारित 9 बजे। आप लोग इसमें भाग जरूर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आपको ध्यान रखना है, जो हमने आपको बोला था कि आप लोग रेट जरूर कीजिएगा एप्लीकेशन को, रेटिंग आप सभी को जरूर करना है। मैं पुनः से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एक प्रकार से आप लोगों से खास करके निवेदन है कि आप लोग जरूर करें, और मुझे लगता है कि आप लोग करेंगे, बहुत सारे लोग किए भी हैं। ठीक है, आप लोग भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।